हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू रावेंद्र एकेडमी। आज हम जो बूस्टर सेशन करने वाले हैं उसमें मैंने पावर सिस्टम के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बकोल्स रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। बकोल्स रिले किस चीज के प्रोटेक्शन में काम आता है। अब आप सोचोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें भी पता है कि ये ट्रांसफॉर्मर के केस में काम आता है। बकोल्स रिले इज यूज्ड फॉर द इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बट मेरा मकसद यहाँ पे था बाकी चीजों को भी कवर करना। तो बकोल्स रिले का तो हो गया ट्रांसफॉर्मर, बट अगर आपसे पूछता है कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यूज किया जाता है, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले। और फिर अगर आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस रिले कितने प्रकार के होते हैं, तो डिस्टेंस रिले तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोहो रिले, दूसरा होता है रिएक्टेंस रिले, और तीसरा होता है इम्पीडेंस रिले। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे बोला जा रहा है सिंक्रोनस मशीन का ऑप्शन एक दिया जा रहा है। तो सिंक्रोनस मशीन में एक जनरेटर होगा, सिंक्रोनस जनरेटर। दूसरा आपके पास क्या होगा, मोटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए किस टाइप के रिले की आवश्यकता होती है, तो यहां पे हम यूज करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस रिले। मोटर के लिए, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप के रिले की जरूरत होती है, तो ये होता है थर्मल रिले। राइट, थर्मल रिले किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। राइट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि जो आइसोलेटर्स हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के केस में, वो किस करंट को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी होती है। उसमें फॉल्ट करंट, नो लोड करंट, चार्जिंग करंट या लोड करंट। तो सबसे पहले देखिए कि आइसोलेटर किस काम में आता है। आइसोलेटर काम में आता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, मेंटेनेंस के लिए काम आता है। तो मेंटेनेंस अगर हमें करना हुआ किसी भी आप बोल सकते हो इक्विपमेंट का, मान लेते हैं सर्किट ब्रेकर का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग कंडीशन में तो सर्किट ब्रेकर को हम मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर का नहीं करने लग जाएंगे, हमें पहले सर्किट ब्रेकर को अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर लगे होते हैं। आइसोलेटर यानी कि आइसोलेटर का जो थियरी है वो मैं पढ़ा चुका हूँ पावर सिस्टम में। तो देखिए जैसे ये सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ पे भी आइसोलेटर लगा होता है और इस साइड भी आइसोलेटर लगा होता है। तो दोनों आइसोलेटर को जब हम ओपन करते हैं तो सर्किट हमारा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर को हम निकाल के मेंटेनेंस उसका करके फिर से हम उस सर्किट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आइसोलेटर्स किस करंट को ब्रेक करने के काम में आता है, तो ये नो लोड करंट को ब्रेक करने के काम में आता है। बट ऐसा कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या एक्चुअल में ये नो लोड करंट को ब्रेक करता है, अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें। लेकिन नो लोड, जब हम अपने ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं तो बताइए क्या करंट जीरो होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था पावर सिस्टम में, तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम किसी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड पे ऑपरेट करते हैं तो करंट जीरो नहीं होती, बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर की वजह से नो लोड कंडीशन पे भी एक करंट फ्लो होती है जिसे बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में जो आइसोलेटर है वो चार्जिंग करंट को ब्रेक करता है, बट अगर आइडियली बात किया जाए तो ये नो लोड करंट को ब्रेक करता है। ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्टी करंट को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, क्या यूज किया जाता है, सर्किट ब्रेकर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ। तो अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया है उसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है कि किस केस में हमें करंट रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सर्किट ब्रेकर को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी रेटिंग क्या है, मतलब ये कितने एम्पियर, किलो एम्पियर की करंट को ब्रेक कर सकता है।
लोड ब्रेक करंट यानी कि जब हमने लोड लगाया हुआ है और उस समय सर्किट को ब्रेक करने की जरूरत पड़ी तो हम लोड ब्रेक सर्किट का यूज करते हैं। बट जब लोड लगा हुआ है तब हमारी करंट फ्लो होती है, राइट। तो यहाँ पे करंट रेटिंग की जरूरत पड़ेगी। सर्किट ब्रेकर हाई करंट फॉल्ट करंट को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पे भी करंट रेटिंग की जरूरत पड़ेगी। बट आइसोलेटर को मैंने अभी क्या बताया, ये नो लोड करंट को ब्रेक करने के काम में आता है। नो लोड मतलब करंट जीरो। तो आइसोलेटर के केस में हमें करंट रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जब कभी भी फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट करता है। इसे कोई ऑपरेट करता है, मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है, ये खुद से ऑपरेट होता है, या किसी कांस्टेंट स्विच की हेल्प से इसे हम मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे फॉल्ट आता है तो पहले रिले ऑपरेट करता है या सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले रिले ऑपरेट करता है। रिले अपने कॉन्टेक्ट को क्लोज करता है, यानी कि रिले एज अ सेंसिंग डिवाइस काम करता है। रिले सबसे पहले सेंस करता है कि फॉल्ट हुआ है या नहीं। अगर फॉल्ट हुआ है तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है और सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर लेता है। तो पहले रिले ऑपरेट करता है, बाद में सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। और जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। इसके लिए हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच रिले इज यूज फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो फिर आप बोलोगे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हमको भी पता है, ये मोर रिले होता है। मोर रिले इज यूज इन द केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। बट यहाँ पे मैं कुछ और बातें भी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो इनहेरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को बेयर करता है वो कौन सा रिले होता है, तो वो भी होता है मोर रिले। तो इसका जो पॉइंट है वो लिखिएगा, अ मोर रिले is inherently directional। ये इनहेरेंटली क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम किसे यूज करते हैं, मोर रिलो को। क्यों? क्योंकि ये पावर स्विंग से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि मोर रिले ऑल्सो कैन बी यूज्ड वेयर पावर स्विंग इज हाई। पावर स्विंग इज हाई। दूसरा कि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। अब एक और चीज नोट करिएगा इसके बारे में कि इसे मॉडिफाइड इंपिडेंस रिले भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड इंपिडेंस रिले। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि मोर रिले को और किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताओगे, इट इज अ वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले। वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस रिले है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके सेंटर से पास होती है, तो ये भी कौन सा है, मोह रिले। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, यहाँ पे हमने ले लिया x, यहाँ पे हमने ले लिया r, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है बिल्कुल इस तरह से, राइट। मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक सर्कल के फॉर्म में होती है, ये सेंटर से पास होती है। इसको हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्शन मैंने अभी कराया नहीं है, थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है। तो याद रखिएगा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है सेंटर से पास होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रिले ग्राउंड फॉल्ट के केस में यूज होता है, तो ये रिएक्टेंस रिले। अब रिएक्टेंस रिले के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देखते हैं। तो रिएक्टेंस रिले अगर आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है डायरेक्शनल रीस्ट्रेन ओवर करंट रिले।
ओवर करंट रिले। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा रिले है जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में यूज होता है, बताइए। तो ये होता है मोह रिले। गड़बड़ मत करिएगा, मोह रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में यूज होता है क्योंकि वो पावर स्विंग से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पावर स्विंग ज्यादा होता है। और जो मोह रिले है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी यूज किया जाता है। अब ऐसा कौन सा रिले है जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है? तो जो हमारा आप बोल सकते हो रिएक्टेंस रिले है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो इसे हम बोल सकते हैं फॉर अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट हम रिएक्टेंस रिले को यूज कर सकते हैं, और फॉर फेज फॉल्ट भी हम रिएक्टेंस रिले को यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे बनता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक बनता है स्ट्रेट लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसका सर्कल में बन रहा था, कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा जब हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये है एक्स, ये है आर, ये है हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हमारा रिले बचा कौन सा? हमने इंपिडेंस नहीं देखा अभी, रिएक्टेंस रिले देख लिया है और मोहो रिले देख लिया है। बचा हमारा कौन सा? इंपिडेंस रिले। तो इंपिडेंस रिले किस टाइप की ट्रांसमिशन लाइन में यूज होगा? बचा क्या? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज होता है? इंपिडेंस रिले। और इंपिडेंस रिले का दूसरा नाम क्या है? इंपिडेंस रिले का दूसरा नाम है वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले। वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले, राइट। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है सिंपल अ सर्किट विथ ओरिजिन एट द सेंटर। ये है x, ये है r, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। मोर रिले में क्या हो रहा था, जो सर्कल था वो सेंटर से, ओरिजिन से पास हो रहा था, बट इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है इन द केस ऑफ इंपिडेंस रिले। ये याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो तीनों तीनों रिलेज हैं, दैट इज डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, रिएक्टेंस, इंपिडेंस और मो। और ये हाई स्पीड इंपिडेंस रिले यूनिट है, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्स टू। डिफरेंशियल रिले कब काम करता है, किस बेसिस पे काम करता है? एल्जेब्रिक डिफरेंस, फेजर डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम या फेजर सम? तो यहाँ पे डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये सम वाला तो कैंसिल हो गया। हमें ये पता लगाना है कि ये एल्जेब्रिक डिफरेंस पे काम करता है या फेजर डिफरेंस पे। तो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंशियल रिले है वो फेजर डिफरेंस पे काम करता है। किसके फेजर डिफरेंस पे? अगर ये पूछ ले तो क्या बताओगे आप? वोल्टेज करंट इंपीडेंस, क्या? फेजर डिफरेंस ऑफ करंट, राइट। तो फेजर डिफरेंस और एल्जेब्रिक डिफरेंस में अंतर क्या है देख लीजिए। मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट है, इसमें से हमने 5 एम्पियर की करंट को माइनस कर दिया तो हमें क्या बचा? 0 एम्पियर। तो ये किस तरह का डिफरेंस हमने देखा? ये देखा हमने एल्जेब्रिक डिफरेंस। बट यहीं पे अगर फेजर क्वांटिटी आ जाए, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर का केस आ जाए, तो हम मान लेते हैं कि एक करंट हमारी है 5 एंगल 10 डिग्री माइनस दूसरी है 5 एंगल 0 डिग्री। तो क्या इसका भी डिफरेंस 0 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा फेजर डिफरेंस। तो जो डिफरेंशियल रिले है वो फेजर डिफरेंस ऑफ करंट पे काम करता है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करंट हैव हायर वैल्यू। इनमें से किस करंट की वैल्यू ज्यादा होती है? ब्रेकिंग करंट की, मेकिंग करंट की, या दोनों करंट की वैल्यू बराबर होती है? तो हमेशा याद रखिए मेकिंग करंट इज ग्रेटर देन
ब्रेकिंग करंट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कितना ज्यादा होता है? ये होता है 2.55 टाइम्स। इसको मैंने प्रूफ करवाया है अपने पावर सिस्टम की क्लास में। सो मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद रखिए कि मारने वाले से जो बचाने वाला है वो बड़ा होता है। अपन ने पढ़ा था ना कहानी भगवान बुद्ध की। तो सेम उसी तरह से मेकिंग करंट हमेशा बड़ी होती है ब्रेकिंग करंट से। अब ब्रेकिंग करंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो ब्रेकिंग करंट की जो वैल्यू है उसको नोट कर लीजिएगा। ब्रेकिंग करंट की जो वैल्यू है वो होती है √3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट मल्टीप्लाइड बाई रेटेड वोल्टेज। ये होती है ब्रेकिंग करंट की वैल्यू, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सिंबल्स ऑफ इक्विपमेंट है नेक्स्ट स्लाइड। मतलब ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में या जेई लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इंटरव्यूज में भी काफी पूछ लिया जाता है। तो अर्थिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थिंग का सिंबल कैसे होता है आप जानते हो। ये हम बहुत दिन से बनाते हुए देख रहे हैं। ये होता है अर्थिंग का सिंबल। अब बात करते हैं फ्यूज का सिंबल। तो फ्यूज का सिंबल एक तो ऐसे होता है, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये होता है फ्यूज का सिंबल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइसोलेटर का सिंबल कैसे बनता है, तो आइसोलेटर का सिंबल बनता है इस तरह से। आइसोलेटर किस काम में आता है? नो लोड करंट को ब्रेक करने के लिए। और आइसोलेटर लगता कहाँ है? सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड। अब बस बार को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बस बार को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारी बन गई क्या? बस बार। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि लाइटनिंग अरेस्टर कैसे मतलब सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर और सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीजें कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं? इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या? लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर को हम शो करते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। 1 सेकेंड। ये हम शो कर देते हैं इस तरह से क्या? लाइटनिंग अरेस्टर को। अब सर्किट करंट ट्रांसफॉर्मर। तो करंट ट्रांसफॉर्मर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अगर आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से। सर्किट ब्रेकर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। तो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही करंट को ब्रेक करने का काम करते हैं। सर्किट ब्रेकर फॉल्ट करंट को ब्रेक करता है, आइसोलेटर नो लोड करंट या चार्जिंग करंट को ब्रेक करता है। बट अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप किसके साथ जाओगे? नो लोड के साथ जाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डिस्टेंस रिले मेजर। एक जो डिस्टेंस रिले है वो क्या मेजर करता है? डिफरेंस इन वोल्टेज, डिफरेंस इन करंट, डिफरेंस इन इंपीडेंस या डिफरेंस इन फेज। तो जो डिस्टेंस रिले है वो डिफरेंस इन इंपीडेंस मेजर करता है, याद रखिएगा। और डिस्टेंस रिले कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोर रिले, इंपीडेंस रिले और रिएक्टेंस रिले। मोर रिले जो है वो हाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है, क्योंकि वो पावर सर्जेस से इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है, फेज फॉल्ट के लिए यूज होता है, ग्राउंड फॉल्ट के लिए यूज होता है, क्योंकि ये पावर सर्जेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए इसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे यूज करते हैं। किसे? रिएक्टेंस रिले को। अब बात करते हैं इंपीडेंस रिले। तो इंपीडेंस रिले को हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में यूज करते हैं। और नाम क्या है इंपीडेंस रिले का? दूसरा नाम वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल डिस्टेंस रिलेज। तो ये मैंने दिया है क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है। तो पहला है इम्पीडेंस रिले, दूसरा रिएक्टेंस रिले, तीसरा मोहो रिले। तो इम्पीडेंस रिले बनता है कुछ इस तरह से, रिएक्टेंस रिले बनता है इस तरह से, और मोहो रिले बनता है कुछ इस तरह से, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस, वाई एक्सिस रिएक्टेंस, एक्स आर एक्स आर। तो इनका जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसी में अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से रिले को हम रेशियो रिले बोलते हैं, किस रिले को रेशियो रिले बोला जाता है, तो ये डिस्टेंस रिले को ही रेशियो रिले बोला जाता है। रेशियो रिले क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस रिले है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है क्या इफेक्ट होता है, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस क्या होता है, V बाई आई। तो ये V बाई आई का जो रेशियो है वो इफेक्ट होता है इन द केस ऑफ डिस्टेंस रिले, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रेशियो रिले। तो एक लास्ट पॉइंट और मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं, जिसको मैंने टाइप करने के लिए दिया था वो दे नहीं पाया मुझे टाइप करके। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज इंक्लूड करने वाला था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है SF6 सर्किट ब्रेकर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, इसका जो ऑपरेशन होता है वो नॉइजलेस होता है, नॉइजलेस ऑपरेशन। और ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। SF6 गैस जो है वो कैसी होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल। नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होती है। SF6 गैस की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब एक और चीज, ऐसा अगर ऐसा आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसपे मिनिमम करंट चॉपिंग हमें देखने को मिलती है, तो वो है SF6 सर्किट ब्रेकर, मिनिमम करंट चॉपिंग। राइट। अब इसका रेंज क्या है, किस रेंज में हम इस सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं, तो ये 6.6 kV टू 765 kV तक यूज किया जाता है। और अगर इसका करंट रेटिंग पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 20 टू 60 किलो एम्पियर की करंट को ये क्या कर सकता है, इजिली ब्रेक कर सकता है। करेक्ट। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर आपको SF6 सर्किट ब्रेकर का जो करंट चॉपिंग है वो और मिनिमाइज करना है, मतलब करंट चॉपिंग तो वैसे ही मिनिमम होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें जो SF6 गैस यूज कर रहे हैं वो लो वेलोसिटी और लो प्रेशर पे यूज कर रहे हैं, लो वेलोसिटी एंड लो प्रेशर पे हम यूज कर रहे हैं क्या, SF6 गैस। राइट। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, तो वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। अभी इतना देखिए, इसको 1.5 के स्पीड पे देखिएगा तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये रिवीजन पर्पस के लिए मैं आप बना रहा हूँ आपको, अगर कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, बस में, या फिर कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप बुक नहीं ले जा सकते, तो आप वीडियो आराम से देख सकते हो। 1.5 की स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।